these four values we have to find. नमन नमन नमन, आवाज आ रही है मेरी? क्या हुआ, क्लास में क्यों नहीं आए? यार कितनी बार बोलूं बेटा, समझ में जाना पड़ेगा कि ये चीज भी है। अभी मैं क्लास के बाद बात करता हूँ तुमसे। अब देखिए, इसमें पहली चीज तो मैंने बोला था कि इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होगा। तो पहले इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल कर दो भाई, उससे हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सोल्व करने पे मुझे पी की वैल्यू 0.1 मिल गई, पहली चीज। इसको सोल्व करने पर पी का वैल्यू 1 मिल गया, पहला स्टेप। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? भाई सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल है, तो सभी की प्रोबेबिलिटी का सम हमने इक्वल टू 1 कर दिया। इसको सोल्व किया तो पी का वैल्यू 0.1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पी का वैल्यू अब 0.1 आ गया। अब मुझे ई एक्स निकालना है। तो ये हो गया 0.1 प्लस 2.8 प्लस 0.15 इंटू 8 कितना हो गया? 1.2। बोलो भाई। और प्लस 1, यही आ रहा है ना? अरे बोलो, यही आ रहा है ना बेटा? अब इसको सम करके निकालो, कितना आ रहा है ये? 4 2 6, कितना आ गया? 6.6 आ गया भाई। तो ई एक्स की वैल्यू हमारी 6.6 आ गई। तो ये आ गया भाई ई एक्स। अब मुझे निकालना है ई 5x-3। तो ये आ गया 5 EX-3। ई एक्स की वैल्यू 6.6 -3। तो ई 5x-3 हो गया। बेटा रुको 1 मिनट के लिए, मैं 2 मिनट के लिए रुकूं।
1 पॉइंट किलोमीटर। चलिए भाई, तो मैंने कहाँ तक बात की भाई, तुम लेट आए, तुम देख लेना बेटा। हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की। तो रेंडम वेरिएबल आपको गिवन है। अब रेंडम वेरिएबल गिवन है एक्स और पी। अब दोनों नंबर पी की वैल्यू निकालनी, तो इन सबका सम 1 के इक्वल हो। यहाँ से पी का वैल्यू 0.1 होगा, ठीक। अब मुझे EX निकालना है, तो EX क्या होगा, पी है एक्स, इन दोनों को तो इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये क्या था 6.6। अब मुझे निकालना है E 5x माइनस 3, तो E 5x माइनस 3 नॉट इनटू होता है 5EX माइनस EX की वैल्यू रख दी गई। अब मुझे वेरिएंस x निकालना है बेटा। तो पहले वेरिएंस x निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है EX स्क्वायर माइनस EX का होल स्क्वायर। तो EX स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना। EX स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना। तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 0.15 करना भाई, 16 इंटू 0.15 2.44, 16 इंटू 0.15 ऐसे कर 2.44 ओनली 2.4। फिर 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 0.5 49 इंटू 0.4 64 इंटू 0.15 और 100 इंटू 0.1 10। इन सबका सम करो भाई, कितना आ रहा है, इन सबका सम करो कितना आ रहा है, 46.6 हमारा वेरिएंस एक्स का। लेकिन मुझे वेरिएंस 7x + 9 निकालना है। तो मॉर्निंग में क्या बताया था, 7 का स्क्वायर bx बस। तो 49 इंटू 46.6 बताइए कितना, 2022 का यही आ गया क्या, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। इस तरह से हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। अभी जितना मैंने ये चारों टाइप मैंने इसमें करवा दिया, सभी टाइप की प्रॉब्लम ऐसे सोल्व होगी, सभी टाइप की प्रॉब्लम ऐसे सोल्व होगी। आपको पी निकालने के लिए हो सकता है इस टाइप में
दूसरे टाइप में EX निकालने के लिए बोल सकता है, तीसरी टाइप में E5x-3 या वेरिएंस x या x। सभी टाइप की प्रॉब्लम मैंने यहाँ कंप्लीट कर दी आपको। क्लियर? चलिए एक और करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, a bag contains 6 white grapes, अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना। A bag contains 6 white and 4 red balls. If a person draws 2 balls at a random, if a person draws 2 balls at a random, and receive rupees 10 and receive rupees 10 and rupees 20. Rupees 10 and rupees 20. So, white and red balls. Finding expected amount. Finding expected amount. तो हमारे यहाँ इतना एक्सपेक्टेड अमाउंट निकालो। एक्सपेक्टेड अमाउंट मतलब मीन निकालो। अब तो ये ध्यान से समझो। कितनी और निकाली भाई? या तो दोनों रेड होगी, या दोनों वाइट होगी, या रेड होगी। बोलो क्लियर है? यदि दोनों रेड हो रहे तो बेटा उसको 40 रुपए मिलेंगे। यदि दोनों रेड बोल आ रही है तो कितना रुपये मिलेंगे? 40 रुपये, ये 40। यदि दोनों वाइट है तो 20 और 25। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, दोनों रेड टोटल बोल है हमारे पास 10 और 10 और दोनों रेड है तो 40। यहाँ पे 6 बाई 45 सिंपलीफाई नहीं करना। दोनों वाइट है तो 62 10 15/45। एक रेड और एक वाइट है तो 61 41/10। तो 24/45 बनाने के लिए हमें दो कम करना है प्रोबेबिलिटी और बिल्कुल सही। तो मुझे इसका एक्सपेक्टेड अमाउंट निकालना है। 40 into 6 to 40 by 45, 20 into 15 300 by 45 और 720 by 45 निकालो कितना आ रहा है? कितना एक्सपेक्टेड अमाउंट आ रहा है? What is the expected amount? तो कितना आ रहा है? 28 रुपीज इसका एक्सपेक्टेड अमाउंट है। तो 28 is the expected amount. 28 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी कि 28 रुपए जीत सकता है। आया के समझ में? क्लियर है सभी को? बोलिए बेटा बोलिए। अरे ये क्लियर है ये वाली प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट वैसे तो जो पहली वाली प्रॉब्लम करवाई थी उसी टाइप की प्रॉब्लम आने की चांसेस है। एक्स दे देगा, पी दे देगा और आपसे कुछ पूछेगा। एक्स दे देगा, पी दे देगा, उसी टाइप की कोई प्रॉब्लम पूछेगा। अच्छा सुनिए एक चीज, कल मॉर्निंग में क्लास नहीं है 9 बजे वाली, क्योंकि मुझे डॉक्टर के जाना है तो 9 बजे वाली क्लास नहीं।
डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं डिस्कनेक्ट कहाँ हो, वापस कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए, मैं क्या बोल रहा था, सुबह कल सुबह मॉर्निंग वाली 9 बजे वाली क्लास नहीं होगी, कल सिर्फ 12 बजे वाली क्लास होगी। तो मैं ट्राई करूंगा कि कल इवनिंग में क्लास ले लूंगा, मतलब वो सुबह वाली इवनिंग में ले लूंगा कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ पैकेट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, अ पैकेट ऑफ 10 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट is known to include 3 defective, है ना, रुक जा अभी, मैं और कुछ निकाल रहा हूँ। If 4 components are selected at random, 4 components are selected at random, find the expected value of number of defectives. Find the expected value of number of defectives. अब मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू नंबर ऑफ डिफेक्टिव, तो आपके पास डिफेक्टिव कितना आइटम है, 3, निकालने 4 है, तो 4 तो डिफेक्टिव निकलेंगे नहीं बेटा, निकलेंगे तो 3 ही। तो आपका जो x का वैल्यू है, x मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव, x का मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव, तो 0 1 2 3। अब बेटा मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे निकाल रहा हूँ, x 0 1 2 3, ताकि आपके लिए इजी रहे। 0 पे प्रोबेबिलिटी, भाई एक भी डिफेक्टिव नहीं है, मतलब चारों अच्छे हैं, 7C4, भाई 10 में से 3 डिफेक्टिव, 7 नॉन डिफेक्टिव, तो इसका वैल्यू आ गया 0 का 7C4, सुबह भी किया था 7C4 की वैल्यू 35/210, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। एक डिफेक्टिव, तो 3C1 इंटू 7C3/10C, ये हमने निकाल लिया था 3105/210। 2 डिफेक्टिव 3C2 इंटू 7C2, तो ये हो गया बेटा इसकी वैल्यू 3 इंटू 21/210, 63/210। और 3 डिफेक्टिव 3C3 इंटू 7C1, तो 7/210। इन सबको बेटा प्रोबेबिलिटी को ऐड करके देख लो, 1 आना चाहिए, आ रहा है, वैसे मैंने देख लिया, 70 और 140 210 हो गया। अब मुझे इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, तो देखो ये 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को करेंगे तो 105/210, 2 से करेंगे तो 126/210, और 3 से करेंगे तो 21/210। निकालो कितना आ रहा है, डेसिमल में निकालना कितना आ रहा है, इसको निकाल के बताइए। 1.2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, 1.2। तो द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 1.2, ये हमारा इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो ये तो हुई हमारी एक्सपेक्टेशन और इसकी बात। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करवा रहा हूँ तुमसे, ठीक है। ये आपका थ्योरी वाइज चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मतलब सभी टाइप के क्वेश्चन, मतलब सभी टॉपिक हो गए हैं आपको। अब मैं कुछ प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं कुछ मॉड्यूल की प्रॉब्लम ले लेता हूँ, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेड कंटेंस, मैं तेरे को डायरेक्ट बना रहा हूँ लिखने की जगह, आप समझते जाना। अब बेड कंटेंस 8 रेड एंड 5 white bones, फर्स्ट बेड।
एंड द सेकेंड बेग, अच्छा अच्छा बस एक ही बेग है भाई, इसमें हमें तीन तीन करके दो बार निकालनी है। 3 बॉल पहले निकालनी है और फिर 3 बॉल बाद में निकालनी है। पहले 3 बॉल निकालेंगे। अब उसमें क्या है, आपको दोनों केस में निकाल के बता देता हूँ। पहले विद रिप्लेसमेंट, उसने बोला विद रिप्लेसमेंट, तो विद रिप्लेसमेंट में उसने बोला पहली 3 बॉल आनी चाहिए आपकी व्हाइट और दूसरी 3 बॉल आनी चाहिए आपकी रेड, ऐसे बोल रहा हूँ। विद रिप्लेसमेंट में पहली 3 बॉल व्हाइट आनी चाहिए भाई। तो देखो व्हाइट मतलब पहली 3 बॉल व्हाइट, कितना हुआ 5C3/13C। ये समझ में आया क्या, पहले 3 बॉल व्हाइट, ये सबको क्लियर है। अब वो तीनों बॉल आपने वापस डाल दी तो वापस 13 हो गया भाई। अब 3 रेड आ रही है आपकी, तो 8C3/13, ये इसका आंसर हो गया। क्या समझ में आया? उसने बोला फर्स्ट 3 बॉल आर रेड, फर्स्ट 3 आर रेड बॉल्स एंड सेकेंड 3 आर, अच्छा व्हाइट है, और व्हाइट बॉल्स एंड नेक्स्ट 3 आर रेड। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या ये पहला वाला केस क्लियर है सभी को? पहले 3 व्हाइट है और बाकी के 3 रेड है, विद रिप्लेसमेंट है इसलिए 13। अब इसको निकाल लेना आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। 5C3 की वैल्यू 10 होती है, 13C3 की वैल्यू निकालना बेटा कितनी आ रही है। 13C3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 21286, बिल्कुल सही है 286। 8C3 की वैल्यू कितनी है? 8 × 7 × 6/6, 56/286। अब जो भी आ रहा है निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड केस विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यदि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो पहला वाला तो देखो वही आएगा 5C3/13C3, इधर 8C3/10C3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये आ गया 10/286 और 28/120 आ रहा है ना 10C3, तो बस इसको निकाल लेना ये आंसर। तो क्लियर है बेटा ये वाली प्रॉब्लम? बेटा ये कंसेप्ट क्लियर है ये वाला? किसी को दिक्कत है? चलिए, तो ये इस तरह से हो गया भाई। तो बॉल वाले तो सारे इसी तरह से होते हैं, बॉक्स वाले। और देखते हैं, ये तो सब इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक है जैसे इस तरह की प्रॉब्लम है। टॉम स्पीक्स ट्रुथ, टॉम स्पीक्स ट्रुथ in 30% cases, in 30% cases, and Jack speaks truth in 25% cases. In what percentage of cases? In what percentage of cases they are likely to? भाई 2 केस में पूछ लिया, सपोज पहले पूछ लिया कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट, और दूसरा आ गया एग्रीइंग विद ऑन द सेम फैक्ट। भाई दोनों एग्री कर रहे हैं, मतलब दोनों, ये 2 केस में आ गया सपोज। तो ये 2 केस में आपसे पूछा जा सकता है, या तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं या दोनों एग्री कर रहे हैं एक ही फैक्ट के लिए। तो यदि कॉन्ट्राडिक्ट वाला आ गया आपको, तो देखना जरा, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है यदि पहला केस कॉन्ट्राडिक्ट,
यदि ए सच बोल रहा है, ए सच बोल रहा है या टॉम सच बोल रहा है तो जैक झूठ बोलेगा, और टॉम झूठ बोल रहा है तो जैक सच बोलेगा। तो टॉम के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और जैक के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.75। टॉम के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 0.7 इंटू 0.25। अब इसको निकाल के बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा? 0.3 इंटू 0.75 कितना हो गया? 2.025। बिल्कुल सही है। और 75 इंटू 0.175 दोनों को ऐड करो, 0.2 मतलब 20% केसेस। 20% केसेस में ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। 20% केसेस में ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? सेकंड केस, एग्रीइंग ऑन द सेम फैक्ट। ये एग्री का मतलब है यदि ये टॉम सच बोल रहा है तो जैक भी सच बोलेगा, और टॉम झूठ बोल रहा है तो जैक भी झूठ बोलेगा। इसका मतलब 0.3 इंटू 0.25 और 0.7 इंटू 0.75, तो ये कितना हो गया? 0.75। और ये कितना हो गया? 0.525। कितना आ गया? 0.6। इसका मतलब 60% केसेस में ये एक दूसरे को एग्री करेंगे। क्लियर है ये प्रॉब्लम? बताइए, ये प्रॉब्लम क्लियर है? चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। भाई मॉड्यूल के हिसाब से तो लगभग सभी हो गई बता। अब तो क्या है, वो उसके क्वेश्चंस करवाना है बस मुझे इसके नर से, बाकी तो मॉड्यूल के हिसाब से वो सभी हो गया। चलिए अभी टाइम तो है लेकिन कुछ प्रॉब्लम और कर लेते हैं। जैसे आपको एक वाली प्रॉब्लम में याद करना है कि इस तरह की प्रॉब्लम भी स्टूडेंट गलत कर देता है। आपको पी ए गिवन है स्मॉल ए, पी बी गिवन है स्मॉल बी, पी बी गिवन है स्मॉल बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है सी, और मुझे निकालना है पी ए डेस इंटरसेक्शन बी डी। तो बेटा कल बताया था डी मॉर्गन फ्लो, ए का डेस का उल्टा ए, यू बी का होल डेस। होल डेस मतलब 1 माइनस पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए की वैल्यू ए प्लस बी माइनस सी, तो ये इसका वैल्यू आ गया 1 माइनस ए माइनस बी प्लस सी, ये इसका वैल्यू हो गया। क्लियर है? तो ये किस तरह की प्रॉब्लम थी और देखो, तो मैं मॉड्यूल तो आपको पूरा करवा देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट। जैसे एक प्रॉब्लम थी आपकी मॉड्यूल की, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 13 है सेट बी का। पी ए का वैल्यू पी ए और पी बी का वैल्यू क्यू है। मुझे पी ए बाई बी निकालना है, 4 ऑप्शन गिवन है।
देखो एक चीज समझना मुझे, पी ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, चलो पी बी की जगह पी ए कर लो, चाहो पी ए कर लो, एक ही बात है, तो दोनों से कम होता है भाई, मैक्सिमम बराबर हो सकता है या उससे कम होगा, पी ए से भी कम होगा, पी बी से भी कम होगा, लेकिन मैं ऑप्शन के हिसाब से आंसर निकाल रहा हूँ। पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी ए, ये कंसेप्ट समझ में आया क्या भाई? कॉमन या तो मैक्सिमम ए के बराबर होगा या उससे कम होगा, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। अब मैं दोनों को पीबी से डिवाइड कर देता हूँ, ये मैंने पीबी से डिवाइड कर दिया, तो इसको जैसे पीबी से डिवाइड किया बेटा ये आ गया पी ए बाई बी, है कि नहीं? ये फॉर्मूला पी ए बाई बी का, और ये क्या वैल्यू है पी, तो ये आंसर आ गया। तो इसलिए पी ए बाई बी इज लेस देन इक्वल टू पी बाई क्यू, आया समझ में? पी ए बाई बी लेस देन इक्वल टू पी बाई, ये इस तरह से होगा। भाई मॉड्यूल का कोई डाउट है तो तुम भी पूछ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, अपने पास टाइम है तो आप भी पूछ सकते हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी में कोई भी डाउट हो, नहीं तो मैं तो मेरे हिसाब से करवा रहा हूँ, आप भी पूछ सकते हैं। अपना मोबाइल हो गया, अपना माइक स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर बोल देना, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से करवा रहा हूँ अभी, यदि आपको कोई दिक्कत है तो। एक क्वेश्चन नंबर 55, ये आपका सेट ए का, ये आ चुका है बहुत बार, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 55, ये बोल रहा है कि 3 थ्रो ऑफ डाइस, 3 थ्रो ऑफ डाइस, हमने डाइस को 3 बार थ्रो किया और कम से कम एक बार 6 आना चाहिए, एटलीस्ट 1 6। तो बेटा मैंने क्या बोला था, एटलीस्ट के लिए 9 6। अब देखो 9 6, पहली बार थ्रो किया 6 नहीं आया, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी वो तो आने की है, दूसरी बार भी 6 नहीं आया, तीसरी बार भी 6 नहीं आया, ये इसका 1 माइनस 5/6 का होल पी एटलीस्ट 1 6। क्या ये समझ में आया भाई? उसने बोला एक भी 6 नहीं आ रहा है, 1 माइनस एक भी 6 नहीं आ रहा है, तो वो हटा दो बस वाला केस, तो कम से कम एक 6 तो आएगा इसमें। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, और देखिए, तुम कुछ पूछ रहे हो तो पूछ सकते हो बुक का। अब देखो एक दो प्रॉब्लम ये वाली है अपनी परम्यूटेशन की, वो देख लेते हैं। परम्यूटेशन की प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है सी का, एक्स एंड वाई आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, टू स्टैंड इन अ रो, इसको समझना अच्छी प्रॉब्लम। एक्स एंड वाई आर मेड टू स्टैंड इन अ रो with 6 other people, with 6 other people. What is the probability there are 3 persons between them? What is the probability there are 6 persons between them? अब समझना भाई, बोल रहा है एक्स और वाई के बीच में 3 पर्सन, भाई टोटल कितने लोग हैं? 8, 6 तो ये लोग हैं और प्लस एक्स और वाई 2, 8। 8 जनों को अरेंज करने के तरीके 8 फैक्टोरियल, ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया।
अब x और y के बीच में 3 जन है, तो यदि x का नंबर 1 है तो y का नंबर 5 होगा। 2 6 3 7 4 8, भाई 8 जने हैं तो x या तो पहले पे होगा या दूसरे पे होगा या तीसरे पे होगा या चौथे पे होगा, पांचवे पे हो ही नहीं सकता यदि x पहले है। मतलब x को अरेंज करने के तरीके क्या है, x और y को अरेंज करने के तरीके, x पहले है y बाद में है तो 4 तरीके, लेकिन उसने ये नहीं बोला x पहले आएंगे। तो बेटा x और y को अरेंज करने के तरीका 8 होगा। 4 तो वो जब x पहले आया है और 4 वो जब y पहले आया। तो ये समझ में आया कि 8 तरीके कैसे आया, नहीं आया बेटा। उसने बोला है कि ये देखो ऐसे बड़े खड़े हुए, उसने बोला बीच में 3 जन है, 3 2 5 6 7 8, या तो यहाँ आएगा या फिर x यहाँ आएगा तो y यहाँ आएगा, x यहाँ आएगा तो y यहाँ आएगा, और x यहाँ आया तो y यहाँ आएगा। बस यही तरीके होंगे। तो 4 तरीके तो x से पहले और y बाद में, और 4 तरीके y पहले और x बाद में, इसलिए 8 तरीके होंगे। ये इस तरह से बनाया नहीं, पहले x पहले है तो y 5वें नंबर पर, फिर x दूसरे नंबर पे तो y 6ठे नंबर नीचे खिसक जाएगा, फिर x आया तो y नीचे आ गया, और x चौथे पे आया तो y लास्ट में आ गया। ये तो x के तरीके हैं, x पहले है, तो ये 4 तरीके हो गए, और 4 तरीके जब y पहले आएगा तो x और y को अरेंज करने के तरीके 8 हो गए भाई। अब बाकी 6 को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल। भाई ये तो x और y को अरेंज किया हमने 8 तरीके से, तो बाकी 6 लोग को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल। चलिए इनके बीच में 3 जने हैं, क्वेश्चन में वो बोल रहा है क्या है, क्या बोल रहा है बेटा, तो माइक स्टार्ट करके बोलते ना बेटा, समझ में आ जाएगा अभी मुझे क्या बोल रही है, तेरे को भी ज्यादा समझ में आएगा। माइक स्टार्ट करके बोल क्या पूछता। अरे बेटा चिन्ह माइक स्टार्ट करके हे, हाँ जी, अरे एक्स और वाई के बीच में 3 जने हैं ना बेटा, कोई भी 3 जने हैं। वो ऐसे बोल रहा है कि जैसा 8 जने हो तुम, एक्स और वाई और फिर पी क्यू आर है, तो वो ये 8 जने हैं, एक और है तब वो यू, एक्स और वाई तो है ही, उसके अलावा ये 6 जने हो गए। अब ये बोल रहा है एक्स और वाई कि एक्स और वाई के बीच में 3 जने हैं और बाकी इधर है या इधर है। तो यदि एक्स और वाई के बीच में कोई भी 3 जने मान लो, तो बाकी 3 2 5 6 7 8। यदि एक्स पहली जगह पे है, फिर एक्स यदि दूसरी जगह पे है, वाई यहां आएगा। एक्स तीसरी जगह पे है तो वाई यहां आएगा, और एक्स चौथी जगह पे है वाई यहां आएगा। यह आया समझ में? अरे ये समझ में आया। अब यदि एक्स, ये तो अभी 4 केस कौन से हैं जब एक्स पहले है, अब 4 केस और आएंगे जब वाई पहले और एक्स बाद में। 4 केस ये वाले भी आएंगे, देखो ऐसे वाई ऐसे, इस तरह से 4 केस और आएंगे, तो टोटल केस कितने हो गए? 8 केस हो गए। अब टोटल केस एक्स और वाई को अरेंज करने के तरीके हो गए 8। 8 तो एक्स और वाई को अरेंज करने के तरीके, बाकी 6 को अरेंज करने के तरीके 6 फैक्टोरियल, और टोटल 8 फैक्टोरियल। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/7। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/7। क्लियर है? क्लियर है सभी को? एक और करवा रहा हूं 17 के बाद, एक है हमारा 19, ठीक है। तो बाकी एग्जाम आने टेस्ट से पहले मैं एक दिन इसकी और क्लास रख लूंगा जिसमें
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दूंगा तुम्हें। और ये प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीट हो गया है। कल से हम चालू करेंगे सेट रिलेशन फंक्शन 12 बजे। सेट रिलेशन फंक्शन 12 बजे कल। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 19 सी ये बोल रहा है कि 1 2 4 6 इनसे हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है डिविजिबल बाई 4। प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिविजिबल बाई 4। अब बेटा 1 2 4 6 से टोटल 4 डिजिट नंबर बनेंगे 4 फैक्टोरियल बनेंगे। अब डिविजिबल बाई 4 क्या होता है तुमने पढ़ा हुआ है बेटा। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 होती है जब आपका नंबर 4 से डिविजिबल हो लास्ट दो नंबर। तो या तो यहाँ पर 1 2 आएगा, 1 4 नहीं आएगा, 1 6 आएगा, 2 1 नहीं आएगा, 2 4 आएगा, 2 6 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 4 ये भी नहीं आएगा, 64। जब लास्ट दो नंबर 12 हो, 16 हो, 24 हो, 64 हो, तब जाके ये डिविजिबल बाई 4 होगा। आए बात समझ में? ये चीज समझ में आई कि लास्ट के दो नंबर आपके ये होंगे तब डिविजिबल बाई 4 होंगे। आगे बात समझ में? अब भाई लास्ट के दो नंबर ये तो फिक्स है, तो ये तो एक एक तरीके से बढ़ रहे हैं। अब दो नंबर चले गए, अब दो नंबर को अरेंज करना है बाकी को। उनको अरेंज करने के तरीके, दो नंबर को इन दो जगह पर अरेंज करने के तरीके कितने हैं? दो भी, दो यहां पर भी आएंगे। कितना हो गए? 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आया क्या ये समझ में? 8/24 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये क्लियर है? बोलिए। अरे कहां चले गए सभी? क्लियर है? चलो ठीक है। अब अपन कल 12 बजे मिलेंगे। 9 बजे वाली क्लास कल ऑफ है। 12 बजे अपन कल करेंगे। सर फ्राइडे को है टेस्ट? नहीं, सैटरडे को करेंगे बेटा, एक दिन का और चाहिए, रिवाइज नहीं हो पाएगा। सैटरडे को करेंगे, फिर आपका वो रिवाइज नहीं होगा। चक्कर ये है इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज रिवाइज नहीं हो पाएगा। और मैं चाह रहा हूँ कि रिवाइज करके दो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक, चलिए।